थर्मोडायनेमिक्स में सबसे पहले क्या होता है कि एक बर्तन, वेसल, कंटेनर, जिसके ऊपर ढक्कन लगा हो या पिस्टन लगा हो, और जिसके भीतर एक गैस भरा हुआ है। तो ये हो गया पिस्टन, यहाँ पर गैस है, तो ये कहलाता है थर्मोडायनामिक सिस्टम। और जब गैस होगा तो गैस से रिलेटेड कुछ प्रॉपर्टीज आपके पास होंगी, कि जैसे गैस का वॉल्यूम कितना है, जैसे इसका प्रेशर क्या है, यहाँ टेम्परेचर क्या है, और यदि गैस है तो यहाँ नंबर ऑफ मोल गैस के कितने हैं। तो ये पॉइंट्स हमें यदि पता है तो ये जो है पीवी और टी, ये कहलाते हैं, एन को मैं अलग से दिखा देता हूँ, पीवी और टी कहलाते हैं थर्मोडायनामिक स्टेट या स्टेट, ये स्टेट वेरिएबल्स कहलाते हैं। पीवी टी आर कॉल्ड स्टेट वेरिएबल्स और स्टेट फंक्शंस और स्टेट फंक्शंस। क्यों? क्योंकि जब इसको आप मान लो पिस्टन को ऊपर खींचते हो तो वॉल्यूम एक नया होगा, मे बी प्रेशर और टेम्परेचर नया हो। चूंकि गैस यहाँ से बाहर नहीं गया तो नंबर ऑफ मोल तो वही रहेगा। तो यहाँ ध्यान रखिएगा कि एक इंपॉर्टेंट रिलेशन आ जाता है, ये जो स्टेट वेरिएबल्स में आपस में, पीवी इक्वल्स टू एन आर टी। तो आइडियल गैस इक्वेशन यहाँ आपने देखा। ये इस टॉपिक के लिए बहुत बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। आपको इसकी लिमिटेशंस पता हो, आपको ये पता हो कि इसका करना क्या है, तब। वैसे तो देखने में बड़ा सीधा सा है, पीवी इक्वल्स टू एनआरटी, लगता है कि यार इसको तो बचपन से जानते हैं, लेकिन इसको सही सलामत हम यूज करें तब ये हमारे काम का है। अब सोचिए, ये रिलेशन कब अप्लाई करेंगे आप? जब आपको पता हो कि वेसल में प्रेशर कितना है, टेम्परेचर क्या है, वेसल का वॉल्यूम क्या है जहां गैस है, और उसमें नंबर ऑफ मोल कितने हैं, तब उनका ये रिलेशन है। और आर है यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट। आर इज यूनिवर्सल, मतलब पूरी दुनिया इसको जानती है, इसका वैल्यू फिक्स है, कांस्टेंट। तो ये सबसे इम्पोर्टेंट एक आइडिया हमारे लिए है कि थर्मोडायनेमिक्स हम पढ़ेंगे तो कोई बर्तन होगा, उसमें गैस होंगे, बर्तन बंद होगा जिससे कि गैस भीतर से बाहर ना आ जाए, और उस गैस का कुछ प्रॉपर्टीज हमें पता होगी, तो हम कहेंगे कि गैस के स्टेट के बारे में हम जानते हैं। वो प्रॉपर्टीज कि गैस का वॉल्यूम वहाँ कितना है, प्रेशर क्या है, और टेम्परेचर क्या है। और जब पीवीटी हमें पता है तो उनके आपस का जो रिलेशन है ये है आइडियल गैस इक्वेशन, पीवी इक्वल्स टू एनआरटी। मान लो हमें इनमें से कुछ वैल्यू दे दिया जाए एन टी और भी, तो पी निकल आएगा। इस तरह ये रिलेशन हमारे काम का है। अब बारी आता है जब आपने देखे बर्तन में गैस, जब आपने बर्तन में देखे गैस,
तो उस बर्तन के गैस के मैं कहता हूं आपने पिस्टन को खींचा या पिस्टन को दबाया, दो पॉसिबिलिटी पे सोचेंगे, तो उससे क्या बदल जाएगा? वॉल्यूम। और क्या बदल जा सकता है? ये भी प्रेशर, टेम्परेचर, मुझे नहीं पता। तो इसका मतलब है कि जो आपके पास एक स्टेट दिख रहा है गैस के, PVT, या यूं कह लो P1, V1 और T1, आप यदि इसको बदलते हो तो सोचो, आप बदलते हो तो बदलने के लिए मेरे दिमाग में आता है एक आइडिया कि प्रेशर और टेम्परेचर नहीं बदलते, या कोई एक नहीं बदलते। पहले मान लो वॉल्यूम नहीं बदलते और प्रेशर हो गया P2 और टेम्परेचर हो गया T2, तो ये P1, V1, T1 इनिशियल स्टेट है और P2, V1, T2 फाइनल स्टेट है। तो एक स्टेट से दूसरे स्टेट में जाना, ये जो इवेंट है उसे हम कह देते हैं थर्मोडायनामिक प्रोसेस, इवेंट ऑफ ट्रांजिशन ऑफ ए thermodynamic system from one state to other is called, from one state to other is called thermodynamic process। अब सोचो, यदि आप मान लो बैठे हुए थे, ये आपका एक स्टेट है, और आप खड़े होते हैं, वो आपका दूसरा स्टेट है, तो बैठने से अचानक आप खड़े नहीं होंगे, बीच में बहुत से स्टेट होंगे, थोड़ा उठेंगे कुर्सी से, फिर थोड़ा और उठेंगे और फिर खड़े होंगे। तो इसका मतलब एक थर्मोडायनामिक स्टेट से दूसरे थर्मोडायनामिक स्टेट तक जाने के बीच में बहुत से स्टेट से गुजरना होगा। और यदि मैं हर एक पॉइंट के स्टेट के बारे में जानता हूं कुछ, तो हम कहेंगे इस प्रोसेस को मैं अच्छी तरह जानता हूं। सर इसका मीनिंग क्या हुआ? ध्यान से देखिए, इस पूरे स्टेट में मैं क्या जानता हूं, इस पूरे स्टेट में मैंने क्या देखा कि V जो था वॉल्यूम, ये क्या दिख रहा था? कांस्टेंट। यदि वॉल्यूम कांस्टेंट है तो इसके लिए हम लोग नाम दे देते हैं आइसोकोरिक। आइसोकोरिक, ठीक। और इस प्रोसेस को कह देते हैं जब आइसोकोरिक, तो अब इम्पोर्टेंट एक आइडिया आता है कि क्या प्रोसेस केवल यही होगा? तब हम देखते हैं कि ऐसा भी तो हो सकता है कि हम प्रेशर नहीं बदलता देखें, वॉल्यूम बदलता देखें, टेम्परेचर बदलता देखें। और यदि ऐसा हुआ तो यहाँ कांस्टेंट क्या दिख रहा है? P1 कांस्टेंट। और यदि P1 कांस्टेंट है तो ये हो जाएगा आइसोबैरिक। आइसोबैरिक प्रोसेस में आप ऐसे याद रखिए, बार प्रेशर का यूनिट है, आइसो बार कहेंगे तो मतलब वो कांस्टेंट है। तो आइसोबैरिक प्रोसेस में प्रेशर कांस्टेंट। अब ये आइसोबैरिक प्रोसेस हमें दिखा, तब मन में विचार आता है तो ऐसे तो तीसरा भी चलेगा कोई आइडिया। तो याद दिलाता हूं आपको कि हाँ ऐसा भी हो सकता है, P1 P2 बदल जाए,
V2 बदल जाए, टेम्परेचर ना बदले, तो यहाँ हम कह देंगे T1 कांस्टेंट। और T1 कांस्टेंट यदि कह देंगे तो इसके लिए टर्म देते हैं आइसोथर्मल। अच्छा, तो अब जब ये हो गए तब हम सोचने लगे कि बस अब तो इतना ही होगा ना। तब याद आता है ऐसा भी तो हो सकता है कि जहां से चलना शुरू करें वही वापस घूम के वही वापस चले आए। इनिशियल भी वही है स्टेट, फाइनल भी वही है स्टेट, तो साइक्लिक हो गया। अच्छा, तब याद आता है कि यार ऐसा भी तो हो सकता है कि हम P1 V1 T1 से शुरू करें और एक नए प्रोसेस तक जाएं जिसमें ना तो P1 फिक्स रहे, ना V1 फिक्स रहे, ना T1 फिक्स रहे, वो सारे बदल जाए। आप कहोगे कि हाँ हाँ, क्योंकि पहले वाले में हमने देखा था वॉल्यूम फिक्स था, दूसरे वाले में हमने देख लिया प्रेशर फिक्स है, तीसरे वाले में हमने देख लिया टेम्परेचर फिक्स है, चौथे को मैंने कह दिया साइक्लिक। अब ये पांचवे में एक खास आइडिया दिया जाता है कि यदि आपने तीनों बदलते देखा और साथ में एक कंडीशन फॉलो होता देखा कि DQ इक्वल्स टू 0, ये कंडीशन दिया गया है। इस कंडीशन को जब हम डिटेल एनालिसिस करते हैं तो डिटेल एनालिसिस से हमारे पास एक रिजल्ट आ जाता है VV टू द पावर गामा इक्वल्स टू कांस्टेंट। तो इसके लिए हम लोगों ने नाम दे दिया, ऐसा यदि कभी होगा तो एडियाबैटिक। तो अब हम लोग सोचने लग गए कि अब फाइनल हो गया, अब फाइनल हो गया और ये 5 प्रोसेस। तब आपको ये याद आया कभी ऐसा भी तो हो सकता है कि ये तीनों बदले P1 V1 T1 और ये DQ जो है नॉट इक्वल्स टू 0 हो, इसको तो एडियाबैटिक नहीं कहेंगे। yes, sir. और इसमें एक रिलेशन वैलिड होता दिखे PV टू द पावर X, X इज एनी नंबर कांस्टेंट। यदि ऐसा होता दिखे, ये कंडीशन हो, ये यदि ऐसा है तो आपने अच्छा नाम लिया, इनको कह देते हैं पॉलीट्रॉपिक। तो आपके मन में आ गया कि बस इतने ही नाम होंगे, आपके मन में आ गया कि ये 6। अब इससे ज्यादा नाम उम्मीद हम नहीं कर रहे, और कोई नहीं हो सकता, मैंने मान लिया। लेकिन ये सोचिए यदि ऐसा हुआ कि जिसमें PV टू द पावर X जो है वो कांस्टेंट नहीं मिला और PV बदल गया, VV बदल गया, TV बदल गया और DQ 0 नहीं हुआ, तो फिर इनके लिए क्या किया जाए? इनको तो आप पॉलीट्रॉपिक भी नहीं कह सकते, इनको तो आप बाकी किसी कैटेगरी में नहीं रख सकते। तो सर इसका क्या नाम है? मैं कहूंगा मुझे नहीं पता। तो आप कहोगे कि फिर पढ़ा क्यों रहे हो? तो IIT के लिए सबसे इम्पोर्टेंट यही है। तो सर सबसे इम्पोर्टेंट ये क्यों है?
क्योंकि जिनके नाम जानते हैं उनके तो आप फॉर्मूला रट लेंगे, लेकिन जिनके नाम दिए ही नहीं गए उनका यदि कोई क्वेश्चन आ गया, फिर तो जिन्होंने फॉर्मूले रटे हैं उनके भी तोते उड़ जाएंगे। तो आईआईटी के लिए सबसे इम्पोर्टेंट वो प्रोसेस हैं जिनके नाम नहीं रखे गए। सर तो सर आप ऐसा क्या सिखाओगे जिससे कि वो मैं सारे प्रोसेस को बनाना या सारे प्रोसेस के क्वेश्चन को बनाने की कोशिश कर सकूं? हाँ, ये अच्छा क्वेश्चन है। यदि आपको सारे प्रोसेस के क्वेश्चन को बनाना है तो आपको ऐसा कुछ टेक्निक डेवलप करना होगा जो प्रोसेस पे डिपेंड ना करे, प्रोसेस में उन्हें हम अप्लाई कर सकें, अलग अलग प्रोसेस में अप्लाई कर सकें, और जिनके नाम नहीं पता उनमें भी हम उन्हें अप्लाई कर सकें। इसका मतलब है कि हम प्रोसेस को नहीं प्रायोरिटी देने वाले, हम प्रायोरिटी देने वाले हैं कंसेप्ट को जो थर्मोडायनामिक्स में छुपा हुआ है और जिसको फॉलो करेंगे हर एक प्रोसेस, चाहे उनके नाम हो चाहे उनके नाम नहीं हो। सर ऐसा आप क्या जानते हो? बताता हूँ, ध्यान से सुनिए। जब मैं बात करूंगा फर्स्ट लॉ ऑफ thermodynamics, it is based on conservation of energy. conservation of energy। मुझे ये बताइए, ये जो लॉ हम देख रहे हैं, क्या फिर से एक बर्तन लीजिए, वो तो मेरा पहला काम है। थर्मोडायनामिक्स में हमेशा एक बर्तन याद आना चाहिए, जैसे चावल दाल बनाते हैं वैसा ही बर्तन, जैसे कुकर है वैसा ही एक बर्तन। तो बर्तन में आपने क्या किया, ऐसे गैस को देखा, और मैंने क्या किया, इस बर्तन को उसके नीचे एक जलता हुआ लैंप रख दिया। हीट यहां से दे रहे हैं। तो अब क्या होगा कि यदि मैं नीचे से हीट दूं सिस्टम को, नीचे से यदि मैं हीट सप्लाई करता हूं सिस्टम को, तो जो सप्लाई कर रहा हूं वो डीक्यू है। तो भीतर जो गैस है, गैस इस Expand कर सिस्टम जाएगी। को धकेलने लगेगा, और मान लो P इंटू ए हो गया फोर्स, और ये इसे dx धकेल देता है। तो यहाँ हम वर्क डन देखेंगे, F dx cos 0, F हो गया P a dx P dv, और P dv को कह देते हैं एरिया अंडर पीवी कर्व। क्यों? क्योंकि मैथ्स में हम जानते हैं y dx एरिया, तो P dv एरिया होगा। अब ये जो हमने गरम करके बेस को एनर्जी दिया गैस को dq, इससे हो सकता है कि इसके भीतर का टेम्परेचर बदल गया हो, T बदल करके T1 से T2 हो गया हो। अच्छा, तो यदि टेम्परेचर बदला होगा तो मॉलिक्यूल की भागदौड़ बदल गई होगी, और मॉलिक्यूल की भागदौड़ बदल गई होगी तो उनके जो एनर्जी होंगे कबड्डी खेलने की, वो गैस का इंटरनल एनर्जी कहलाता है, वो भी बदल गया होगा। यदि टेम्परेचर बढ़ गया होगा तो ये भी। तो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स हुआ क्या कि आपने जो एनर्जी दिया गरम करके बर्तन को भीतर, वो या तो खर्चा हुआ, भीतर जो गैस के मॉलिक्यूल थे
उनकी भागदौड़ बढ़ाने में या फिर पिस्टन को धकेलने में। तो इसीलिए हम कहते हैं कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी क्यों कहते हैं? तो सारी हीट जो भी हमने दी है वो कहीं बाहर नहीं गई, वो सारी हीट ही कन्वर्ट हो गई या तो इंटरनल एनर्जी बढ़ाने में या फिर जो भी हमने काम किया उसके अंदर। हाँ, अब सबसे इम्पोर्टेंट ये आता है कि DQ जो है, ये जो है ना, ये ग्रेटर देन 0 होगा व्हेन हीट इज सप्लाइड to the system from surroundings. या सिस्टम को हमने हीट दिया तो ये हो गया पॉजिटिव। अब ये सोचो कि ये DQ जो है निगेटिव कब होगा? When heat is released, heat is coming out from system, कब? पहले बाद में नहीं, ड्यूरिंग प्रोसेस। अच्छा, अब ध्यान से देखना, आराम से एक घटना बोलता हूं, सुनना और सोचना। एक कॉपर का बर्तन है। कॉपर गुड कंडक्टिंग होता है या बैड कंडक्टिंग? गुड कंडक्टर होता है सर। उसके भीतर गैस था और पिस्टन को आपने तेजी से दबाया अचानक और वॉल्यूम को V से कर दिया V/4। ठीक है। तो कॉपर गुड कंडक्टिंग है, याद रखना। हाँ। तो V से जब V/4 कर दिया आपने वर्क करके, तो यहाँ मुझे बताइए कि इसमें हीट जो है वो बाहर आया होगा या भीतर गया होगा सिस्टम में? सर हीट शायद बाहर आया होगा क्योंकि मॉलिक्यूल्स अब कम वॉल्यूम में हैं तो वो ज्यादा रिपल्शन करेंगे और वॉल से टकराएंगे। यहाँ देखो, तो DQ हम अब यदि इसके लिए 0 लिख देंगे तो तुम तो मुझसे लड़ पड़ोगे। हाँ, नीचा वाला ओकरो बंद कर ली, पिक कर। अब ये बताओ, यदि मैं इसका DQ 0 लिख देता हूँ तो तुम तो बड़े टेंशन में आ जाओगे कि सर अभी आपने मुझे बताया कि कॉपर गुड कंडक्टर है और हीट बाहर आएगा। तो ध्यान से सुनो, तुमने V से V/4 करने में क्या आधे घंटे लिए या मैंने कहा अचानक बदल दिया? अचानक, इरिवर्सिबल। अब मुझे ये बताओ, हीट जो डेवलप हुआ होगा भीतर, क्या अचानक वो सारा बाहर आ सकता है या उसको बाहर आने में, कंडक्ट होने में टाइम लगेगा बर्तन से बाहर? थोड़ा टाइम लगेगा, क्योंकि इनफाइनाइट तो किसी भी मटेरियल की कंडक्टिविटी नहीं होती। और जब वो हीट बाहर आएगा उससे पहले अपना प्रोसेस खत्म हो चुका। अच्छा। प्रोसेस तो था V से V/4 होने का रास्ता, वो तो तुमने चुटकी बजाते ही कवर कर लिया। तो तुम क्या कहोगे? व्हेन container is adiabatic or the process is very fast, abrupt, sudden, then DQ will be 0.
देन DQ0 और Q उसको फील करो, hence it will be adiabatic, hence it is adiabatic. तो एडियाबैटिक प्रोसेस के लिए हमने क्या फील किया, या तो बर्तन लकड़ी का बना होता कि हीट बाहर आ ही नहीं पाए, या बर्तन के 2 लेयर होते, बीच में एयर होता, या बैड कंडक्टिंग मटेरियल भरा होता, जैसे कई थर्मस होते हैं, उनसे हीट बाहर ही ना निकल के आए। तो ऐसे सिचुएशन में तो हम कहेंगे एडियाबैटिक प्रोसेस DQ0। और दूसरा सिचुएशन मैंने क्या कहा कि भले ही बर्तन कंडक्टर हो, लेकिन यदि प्रोसेस क्या हो, एब्रप्ट हो, सडन हो, या फास्ट, वेरी फास्ट हो, तो ये सिनोनिम्स हैं। इस तरह के जो भी हो सकते हैं सिनोनिम्स, सबके लिए तुरंत समझ में आ जाना चाहिए कि कौन से प्रोसेस की चर्चा की जाने वाली है, एडियाबैटिक। IIT प्रोसेस का नाम नहीं लेना चाहेगा, क्योंकि प्रोसेस का नाम ले लेगा तो बेवकूफ बच्चा भी आंसर कर देगा, तो फिर आपकी समझदारी कहाँ काम आएगी। तो समझदारी कहाँ है कि आप फील करो, किसी बर्तन भले ही वो कॉपर का है, में गैस को आप अचानक बदलते हो, चाहे वॉल्यूम चाहे प्रेशर, तो अचानक बदलाव होने पर जो हीट जनरेट होगा वो अचानक बर्तन से बाहर नहीं निकल सकता, ना ही बाहर से भीतर आ सकता है, क्योंकि इनफाइनाइट नहीं होती किसी भी मटेरियल की कंडक्टिविटी। इसका मतलब है प्रोसेस के दौरान कुछ नहीं आया, कुछ नहीं गया, इसका मतलब है कि प्रोसेस एडियाबैटिक कहलाएगा। तो DQ जो है वो फिजिक्स में पॉजिटिव कब कहलाएगा, जब सिस्टम को हम हीट दें बाहर से गर्म करके, और निगेटिव कहलाएगा यदि सिस्टम से बाहर आ पाए ड्यूरिंग द प्रोसेस। ये इंपॉर्टेंट है, बाहर आ पाए ड्यूरिंग द प्रोसेस। बाहर आए आधे घंटे बाद तो नहीं, कोई काम का नहीं, वो बाहर आए ड्यूरिंग द प्रोसेस, तो DQ लेस देन 0। अब बात करते हैं DQ के बारे में थोड़ा और डिटेल। DQ हीट सप्लाई, इस एक और चैप्टर हुआ करता है कैलोरीमेट्री, जिसमें आप लिखते हैं DQ बराबर MS डेल्टा dt या MC dt, where S or C is called the specific heat। और वहां डिफिनेशन सुनो, स्पेसिफिक हीट is heat required by unit mass to raise its temperature through (1 degree centigrade or 1 Kelvin temperature change। अब थोड़ा सा रुको कि सर ऐसा यूनिट होना चाहिए, तो आपने डिग्री सेंटीग्रेड क्यों लिखा, केल्विन लिखते केवल। तो हम ये टेम्परेचर की बात नहीं कर रहे, टेम्परेचर के चेंज की बात कर रहे हैं। हाँ, चेंज दोनों में सेम ही होगा। हाँ, तो चाहे 1 डिग्री सेंटीग्रेड चेंज का हो
क्योंकि 273 दोनों में ऐड करोगे, इनिशियल और फाइनल टेम्परेचर में, यदि डिग्री सेंटीग्रेड को केल्विन में बदलते हो, और फिर डिफरेंस लोगे तो वो 273 कैंसिल आउट हो जाएगा। यहाँ ध्यान देना कि ये जो सी आप लिखते हो ये है स्मॉल सी, नॉट कैपिटल। ये कैपिटल लेटर नहीं है, ये स्मॉल लेटर है। जैसे एस भी लिखते हो स्मॉल लेटर। सर ये कैपिटल और स्मॉल तक का आप ध्यान रखवाओगे, यदि ध्यान रखोगे तो फायदा तुम्हें मिलेगा। फिर हम ये भी जानते हैं स्पेसिफिक हीट इज प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल। स्पेसिफिक हीट क्या है? प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल। जैसे आयरन के लिए एक फिक्स वैल्यू होगा, कॉपर के लिए एक फिक्स वैल्यू होगा, एल्यूमिनियम के लिए एक फिक्स वैल्यू होगा, स्पेसिफिक हीट वाटर के लिए एक फिक्स वैल्यू होगा, 1 कैलोरी पर ग्राम पर डिग्री सेंटीग्रेड। स्पेसिफिक हीट आइस के लिए एक फिक्स वैल्यू होगा, 1/2 कैलोरी पर ग्राम पर डिग्री सेंटीग्रेड। सर ये तो ऐसा यूनिट आप नहीं लिख रहे। हाँ यार, मैं प्रैक्टिकल यूनिट लिख रहा हूँ जो जनरली यूज में आता है। तो अब हमने ये भी जाना कि कैलोरीमेट्री में जो मटेरियल के स्पेसिफिक हीट है वो वैसा ही एक प्रॉपर्टी है जैसा मटेरियल का डेंसिटी एक प्रॉपर्टी होता है। आयरन का चाहे छोटा टुकड़ा हो या आयरन का चाहे बड़ा टुकड़ा हो, दोनों का स्पेसिफिक हीट एक जैसा है। सर आप भटक जाते हो, पढ़ा रहे थे थर्मोडायनामिक्स और चर्चा करने लगे स्पेसिफिक हीट की। फॉर गैस dq जो है वो जो लिखते हो आप फॉर, जैसे मेटल और लिक्विड हम देख रहे थे, एक बार मैं पहले वो लिख दूं, MSdt लिख रहे थे या m(c)dt लिख रहे थे। वहां m है मास और s था एनर्जी रिक्वायर्ड पर यूनिट मास पर यूनिट केल्विन। अब जब गैस की बात करते हैं तो गैस के बात करते वक्त मास से ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है मोल। n मोल गैस है आपके डब्बे में और ये कैपिटल C यूज करोगे और ये dt, वेयर C is called molar heat capacity. It is process dependent, hence it has infinite type of values for different processes. अब यहां हमने क्या पता किया कि SI यूनिट ऑफ C क्या होगा? एनर्जी पर यूनिट मोल पर यूनिट केल्विन, जूल पर मोल पर केल्विन। अरे सर ऐसे आप कैसे लिख दोगे? तो C देखो ना क्या है, dq बाई n dt। dq होगा जूल में, n हो गया मोल और dt हो गया केल्विन में। जूल पर मोल।
और हमने ये देखा कि C के बहुत से वैल्यू होंगे, जैसे एट कांस्टेंट प्रेशर, एट कांस्टेंट वॉल्यूम, एट कांस्टेंट temperature, for adiabatic process, for polytropic process, for other processes। सर आप क्या बताना चाहते हो? मैं केवल ये बताना चाहता हूं सी बहुत तरह के होंगे। सर पहले तो मुझे ये बताओ ये जीरो कैसे होगा एडियाबैटिक के लिए? ध्यान से देखना, फॉर एडियाबैटिक कंडीशन क्या है एडियाबैटिक का? पीवी की पावर गामा इज कांस्टेंट। ओए उससे पिछला वाला कंडीशन DQ जीरो। हाँ हाँ हाँ, बेसिक कंडीशन ये है, उससे वो डिराइव्ड रिजल्ट है, डिराइव्ड रिजल्ट है PV टू दी पावर गामा कांस्टेंट। अब DQ लिखने का क्या तरीका है आपके पास? N C एडियाबैटिक DT, और ये हो गया जीरो, C एडियाबैटिक। क्या N जीरो है? नो, क्या DT जीरो है? यदि नहीं तो कौन जीरो होगा? C एडियाबैटिक जीरो। अच्छा सर, अच्छा यदि आपको ये पता चल गया तो ये तो एक बार बताओ कि आइसोथर्मल के लिए क्या लिखा आपने? आइसोथर्मल, और आइसोथर्मल प्रोसेस। अच्छा मुझे ये बताओ सी हम कैसे पता करते हैं? एक मोल गैस ले लेंगे और उसको बाहर से हीट देने जाएंगे। ध्यान से देखिए, DQ बाई एन DT और ये C, तो C किसके बराबर हो जाएगा? DQ के। कब? जब ये 1 हो और ये भी 1 हो। तो एक डब्बे में गैस है, उस गैस को बाहर से हीट दे रहे हैं, और हीट देते देते जितना हीट दे करके उसका टेम्परेचर 1 मोल गैस का 1 डिग्री बढ़ गया, हम कह देंगे कि वो जो एनर्जी है वही है मोलर स्पेसिफिक हीट उस प्रोसेस के लिए। तो एक काम करो, प्रोसेस कैसा है? आइसोथर्मल। आइसोथर्मल में क्या कांस्टेंट है? टेम्परेचर। अब तुम हीट देना शुरू करो उसे। सर नीचे जीरो हो जाएगा तो एक इनफाइनाइट। सेकेंड, एक सेकेंड, ऐसे मत करो, तुम हीट दो, मेहनत करो। एक 1 जूल दिया, 10 जूल दिया, 100 जूल दिया, क्या टेम्परेचर बढ़ा? अभी 200 जूल दिया, 500 जूल दे दिया। प्रोसेस कैसा है? फिर से नाम दो। आइसोथर्मल, आइसोथर्मल। 800 जूल दे दिया, 1000 जूल दे दिया, 1 लाख जूल दे दिया, क्या टेम्परेचर बढ़ा अभी तक? नहीं। तुम बहुत थक गए हीट दे के, अब पसीना पोछ के बोलोगे अरे सर इसको तो इनफाइनाइट दे दो, शायद तब जाके 1 डिग्री टेम्परेचर बढ़े। तो C का वैल्यू क्या हो जाएगा आइसोथर्मल में? इनफाइनाइट। इनफाइनाइट। तुम कहोगे कि सर DQ बराबर मैं लिखना चाहता हूं, तो मैं कहूंगा एक काम करो ना, C के बदले लिख दो इनफाइनाइट और DT के बदले लिख दो जीरो। तो तुम्हारे सामने ये क्या आ गया? नॉट डिफाइंड। आया या नहीं आया? यस सर। इसका मतलब
यदि सी का वैल्यू हम इनफाइनाइट के बदला कोई और कुछ भी लिखते तो DQ 0 नहीं हो जाता। तो आइसोथर्मल प्रोसेस में सी को क्या लिखना पड़ेगा हमें? इनफाइनाइट ही लिखना पड़ेगा, क्योंकि आप हीट देते जाओ देते जाओ देते जाओ, लेकिन 1 डिग्री बढ़ेगा नहीं टेम्परेचर। तो आइसोथर्मल प्रोसेस के लिए कोई भी पूछे कि स्पेसिफिक हीट, मोलर स्पेसिफिक हीट क्या होगा, तो इनफाइनाइट। और एडियाबेटिक के लिए क्या होगा? 0। और इनफाइनाइट। तब तुम टेंशन में आओ कि सर जब इस फॉर्मूला से आपको DQ नहीं मिलेगा और DQ 0 भी नहीं है, तो आप DQ निकालोगे कैसे, ये तो बताओ। मैं कहूँगा बालक, फर्स्ट लॉ बड़ी मेहनत से बनाया गया है, कभी कभी उसका भी तो यूज कर लो। क्या आइडिया समझ में आया या नहीं आया? यस सर। तो DQ आपके NCDT से ही आए ऐसा जरूरी नहीं है। आपको फर्स्ट लॉ तब आवश्यकता ही नहीं पड़ती, लेकिन यहाँ फर्स्ट लॉ की आवश्यकता है, मस्ट है। यदि फर्स्ट लॉ नहीं बना होता तो आप DQ नहीं बता पाते आइसोथर्मल प्रोसेस में। सर आप क्या समझाना चाहते हो? अरे मैं कुछ नहीं समझा रहा यार, अब मुझे ये तो भीतर में रख लिए बाहर वाला, ठीक है, दीवान का। अब सुनो और सोच के जवाब देना। स्कूल में 10 मास्टर हैं, तो स्कूल में 10 मास्टर हैं, तो क्या सबको तुम प्रिंसिपल बना दोगे? यदि तुम्हारे पास अथॉरिटी हो तो क्या करोगे? किसी एक को बनाएंगे। तो एक को बना दोगे प्रिंसिपल और दूसरे को बना दोगे वाइस प्रिंसिपल, कहीं प्रिंसिपल छुट्टी पे रहा तो जब सी बहुत तरह के हो गए तो कहीं आपस में लड़ाई ना हो जाए, तो जो तुमने 2 देखे CP और CV, इनको कह दिया गया प्रिंसिपल मोलर स्पेसिफिक हीट। सर 2 प्रिंसिपल? हाँ यार, एक प्रिंसिपल एक वाइस प्रिंसिपल। तो सर यहाँ वाइस तो नहीं है। अरे तो ठीक है, तो 2 प्रिंसिपल हैं। सर 2 प्रिंसिपल। भाई ये बहुत बड़ा स्कूल है, इनफाइनाइट मास्टर हैं, तो कम से कम 2 प्रिंसिपल तो रखो जो उनको संभाल सके। बात सेट हो गई दिमाग में? यस सर। कौन से 2 प्रिंसिपल हो गए? CP CV। और यदि CT कभी किताब में लिखा नहीं देखोगे, लेकिन यदि मीनिंग तुम्हारे दिमाग में आ गया हो, तो इसको क्या कह देते थे हम लोग? टेम्परेचर कांस्टेंट होने पर C का वैल्यू इनफाइनाइट। C एडियाबाइटिक का क्या कह देते थे? 0। ऐसे ही C पॉलीट्रॉपिक को देखेंगे, ऐसे ही C अदर प्रोसेसेस के बारे में बात करेंगे बात भविष्य में। अभी फिलहाल अपने को यहाँ तक संभाल लो कि कह दो मुझे कि सर ये भी ओके, ये भी ओके, और ये प्रिंसिपल बनाना भी मेरे समझ में आ गया। यस सर। तो अब एक बार बात करते हैं DW के बारे में। DQ के बारे में और बातें बाद में फिर की जाएंगी। DW एक फॉर्मूला तुमने ले लिया PdV, और इसको कह दिया एरिया अंडर PV पर। अब ये मुझे बताओ, if V initial equals to V final, volume initial equals to volume final, then
वर्क डन क्या हो जाना चाहिए, क्या 0 कह दूं? हाँ सर 0 हो जाएगा क्योंकि डीवी 0 है। ठीक है, अब एक डायग्राम देखो। और इसमें इस प्रोसेस का नाम देखो, ए से बी, बी से सी, सी से डी और डी से ए। तो ए से चलना शुरू किए और ए पे आके रुक गए। तो अब अकल लगाओ और मुझे बताओ, ये जो था W साइक्लिक, क्या ये 0 कह दूं? नहीं सर, अरे क्योंकि सर तुमने नहीं, अभी तो मुझे समझाया कि V इनिशियल V फाइनल है पेन W 0। पर सर वर्क डन स्टेट फंक्शन नहीं है, तो अंदर जो वर्क, जो एरिया अंडर कर्व है वो वर्क तो होगा। तो इसका मतलब ऊपर वाला, या तो ऊपर वाला स्टेटमेंट गलत है या हाँ ये वाला तुम्हारा गलत है, कोई एक तो गलत होने वाला है। तो किसको गलत करना चाहते हो? सर ऊपर वाला ही गलत है। चलो, मतलब हम क्या यहां से ध्यान रखें कि, ध्यान दीजिए, ध्यान से सुनिए, if V initial equals to V final, then it is not necessary that dw summation 0 or work done net 0. If V initial V final, then it is not necessary that dw 0 or work done net 0. अच्छा, तो वर्क डन साइक्लिक की जब मैं बात करूं तो यहां कैसे देखोगे इस एग्जांपल में? तो ध्यान से देखो, ए बी सी डी ए, डब्ल्यू ए बी प्लस डब्ल्यू बी सी प्लस डब्ल्यू सी डी प्लस डब्ल्यू डी ए। ये आइडिया समझ में आ गया? यस सर। अब मुझे बताओ डब्ल्यू ए बी कितना होगा? तो ए बी के नीचे का एरिया का वैल्यू बता सकते हो क्या? 0 है सर। तो वर्क डन ए बी 0 हो गया। अच्छा, ए बी वाले लाइन पर क्या नहीं बदल रहा है? वॉल्यूम। प्रेशर या वॉल्यूम? वॉल्यूम। तो वॉल्यूम मान लो नहीं बदल रहा है। अब ध्यान से देखो, सीडी वाले में, सीडी वाले में वर्क डन होगा। ये बालक सीडी कहाँ पे है देखो तो सीडी, ध्यान से। हाँ तो सीडी में 0 होगा। हाँ तो ये भी 0। हाँ हाँ अच्छा, बी से सी में, बी से सी हाँ के बारे में बताओ। सर उसमें वर्क डन होगा। वर्क डन होगा, क्यों? क्योंकि एरिया दिख रहा है। एरिया भी अंदर है। कहाँ तक एरिया? यहीं तक या और नीचे? सर अंदर अंदर वाला ओए, नहीं, मतलब नेट, पहले नीचे वाला पूरा, फिर नीचे उससे वेट कर लो, वेट कर लो, वेट कर लो। बीसी का वर्क डन समझ में आया यहाँ तक? हाँ हाँ हाँ। ठीक। अब ये वर्क डन पॉजिटिव होगा या निगेटिव, ये बताओ। ये सर पॉजिटिव होगा। क्यों पॉजिटिव होगा? क्योंकि वॉल्यूम बढ़ रही है सिस्टम की। तो जब हाँ, तो वॉल्यूम बढ़ना मतलब डी भी पॉजिटिव होने वाला है इसी पॉजिटिव, तो सेक्शन में। सिस्टम अब काम कर रहा है यानी। हाँ, अब बताओ डी से ए के लिए बताओ डी से एरिया। नेगेटिव, नेगेटिव, ये जो डी से एक लाइन के नीचे वाला एरिया है बस, माइनस में। तो नेट वर्क डन बचा ये, और ये हो गया पॉजिटिव, ठीक ना? तो यहाँ जो हमने मेन पॉइंट सीखे
वो ध्यान से देखो, उससे सेट करो दिमाग में। dw ग्रेटर देन 0 व्हेन वॉल्यूम इज, ये वर्ड इंपॉर्टेंट है, कंटिन्यूअसली इंक्रीजिंग। ये कंटिन्यूअस वर्ड पे फोकस रखना। दूसरा, dw लेस देन 0 व्हेन वॉल्यूम इज continuously decreasing. dw0 when v remains same, if v initial equals to v final, then work done net can or cannot be 0। मतलब जरूरी नहीं है कि वो 0 ही हो। और तेजी में ये मुझे बता दो, जल्दबाजी मत करना, इस प्रोसेस के लिए बताओ, वर्क डन पॉजिटिव या नेगेटिव? पॉजिटिव। इनिशियल वैल्यू और फाइनल वैल्यू के बारे में क्या ख्याल है वॉल्यूम के? वॉल्यूम सेम तो या सर अलग सेम अलग? है, सेम। तो वर्क डन 0 कह दूं? नहीं सर, ग्राफ के अंदर एरिया आ रहा है और ऊपर वाले इसमें ज्यादा एरिया आ रहा है। बहुत अच्छा सोचा कि आप 2 टुकड़ों में काम करेंगे। एक बी से सी वाला एरिया देखेंगे और एक ए से बी वाला एरिया देखेंगे। तो कट के डोमिनेट करने वाला बी से सी वाला, वर्क डन जो होगा बी से सी वाला ये ग्रेटर देन 0 होगा और ए से बी वाला लेस देन 0 होगा। वर्क डन ए बी प्लस वर्क डन बी सी जो है, एरिया के बेसिस पे हम देख सकते हैं वर्क डन ए सी को तो ग्रेटर देन 0 आ जाएगा। yes, sir. बहुत अच्छा देखा आपने, मजा आ गया, बहुत बढ़िया। तो वर्क डन के सोचते समय क्या करना है ये एटलीस्ट क्लियर हो गया या नहीं? हो गया सर। अच्छा सोचो, आपके घर में 2 कमरे हैं, एक कमरे में गैस भरा हुआ है, ऑक्सीजन जम करके आप बाहर हो, और दूसरा कमरा एकदम खाली है और आपने छोटे छोटे वो अब एक जो कमरे का दीवार था उसमें बम लगाया और उसको उड़ा दिया और ये गैस जो है एक्सपेंड कर गया, दोनों कमरे में भर गई। अब अक्ल लगाओ, बताओ ये जो पहले कमरे का गैस दूसरे कमरे में भरा, इसका वॉल्यूम V से 2V हो गया, तो वहां गैस के वर्क डन कितने हो, पॉजिटिव या नेगेटिव? सर जो पहले गैस कम वॉल्यूम ले रही थी अब ज्यादा ले रही है, तो वॉल्यूम जब सिस्टम का बढ़ता है, अगर हम कमरे को सिस्टम माने तो फिर वर्किंग पॉजिटिव होना चाहिए। तो अब ध्यान से सुनो, एक हाथी का बच्चा आपके सामने खड़ा है और उसके पैर के नीचे आपने एक प्लेटफॉर्म ऐसी लगा दी जिससे कि हाथी पे लगने वाला ग्रेविटी 0 हो गया। अच्छा। अब तुम हाथी के बच्चे को कान पकड़ के उठा लोगे या नहीं उठा लोगे? सर वो नीचे से नॉर्मल रिएक्शन लगेगा, ऑलरेडी उठ जाएगा वो। अरे नॉर्मल रिएक्शन तो 0 हो गया यार, क्योंकि mg अब गायब हो गई। अच्छा, हाँ फिर अब तो तुम उठा उस लेंगे। कान उठा लोगे, कान पकड़ के उठा लोगे। अब इस हाँ। समय तुम्हारा वर्क डन कितना हुआ? क्या भारी लग रहा है बच्चा हाथी का या सर मैंने रुई के उसको जैसे जितना, लग रहा है? अरे भारी कब सर लगता, जब वजन, ग्रेविटी होती तब ना। उसके हाँ पैर वही के तो, नीचे मैंने उस प्लेटफॉर्म लगा दी। वो अब क्या तुम्हें ग्रेविटी नहीं है भारी तो लगेगा अभी? अब तो बिल्कुल कुछ भी नहीं लगेगा। कुछ नहीं लगेगा, रुई के जैसा हाँ। लगेगा। तो क्या तुम्हारा हाँ। वर्क डन कितना हुआ हाथी के बच्चे को कान पकड़ के उठाने में? नेग्लिजिबल। नेग्लिजिबल।
तो गैस हाँ। ने, क्या गैस ने दीवार तोड़े या आपने बम लगा के दीवार तोड़े? मैंने। तो क्या बाहर गैस को फैलते वक्त किसी के अपोजिट वर्क करना पड़ा, किसी को धकेलना पड़ा, या फ्री एक्सपेंशन है? फ्री एक्सपेंशन है। तो काहे का वर्क डन? हाँ हाँ आज से आगे के लिए सेट करो दिमाग में हाथी का बच्चा, हाँ। इन फ्री एक्सपेंशन वर्क डन बाय गैस मस्ट बी जीरो। ये आइडिया समझ में आ गया? यस सर। और इन साइक्लिक प्रोसेस work done by gas plus minus area inside the PV cycle plus and minus sign will be described by the PV graph, described by seeing the PV graph। आप यदि ग्राफ नहीं देख रहे तो मत बोलो पॉजिटिव या नेगेटिव। ग्राफ देख रहे हो तो पॉजिटिव नेगेटिव कैसे सोचेंगे? यदि पी वाई एक्सिस है और वी एक्स एक्सिस है तो क्लॉकवाइज होगा पॉजिटिव, पी वाई एक्सिस है वी एक्स एक्सिस है तो एंटी क्लॉकवाइज हो जाएगा नेगेटिव। लेकिन यदि वी वाई एक्सिस हो पी एक्स एक्सिस हो तो क्लॉकवाइज हो जाएगा नेगेटिव। सर ऐसे कैसे? अरे यार चेक तो करो। अब एरिया कहाँ लेते हैं? एरिया वी एक्सिस पे देखना होता है। अच्छा। डी डी वी, तो कहानी बदल जाती है। इंटरेस्टिंग पॉइंट है, यदि समझ में आए तो, नहीं तो रहस्य है रहस्य। और यदि आप कह देते हो अलग वी वाई एक्सिस और पी और इसमें जो ग्राफ है वो एंटी क्लॉकवाइज है तो पॉजिटिव, क्या याद रह जाएगा? हाँ यस सर, उल्टा कर देना है बस। और बस उल्टा कर देना है। आइडिया थोड़ा थोड़ा तो समझ में आया या नहीं आया? यस सर। यहाँ जाते जाते इसको बता, ये है V ग्राफ और ये है P ग्राफ। ये A से B तक वर्क डन 0 होना चाहिए या पॉजिटिव या नेगेटिव? सर ये नेगेटिव होना चाहिए। बालक बालक जगो, गुड मॉर्निंग। यहाँ देखो वॉल्यूम तो बढ़ रही है। एक सेकंड। हाँ वॉल्यूम बढ़ रही है। एरिया इतना होगा और वॉल्यूम हाँ। कंटिन्यूअस इंक्रीजिंग। हाँ। ठीक है, ये किताब में नहीं समझाया जा रहा, ये मैं बोल रहा हूँ। कंटिन्यूअस वर्ड कोई किताब नहीं लिखता, मैं बोल रहा हूँ। when volume is continuous increasing during a particular process then work done will be certainly positive Yes. except free expansion में work done 0। तो सर बस कोई भी ग्राफ देख के ये देख लेते हैं ना कि वॉल्यूम बढ़ रही है या नहीं, क्योंकि क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज में थोड़ा धोखा दे सकता है, धोखा दे हाँ। सकता है। ठीक ना? अब यहाँ पर इसके लिए बताओ, इसके लिए बताओ ए से बी तक वर्क डन। सर ये तो पॉजिटिव ही लग रहा है ग्राफ, वही जैसा पहला था। अब फिर से पर ये, गड़बड़ कर दिया तुमने। हाँ ये एंटी क्लॉकवाइज है। एक सेकंड, हाँ ये एंटी क्लॉकवाइज है। अरे फिर क्लॉक एंटी क्लॉक ऐसे फील लाओ यार। ये ए, ये एम और ये बी। हाँ। तुम मुझे बताओ ए से एम तक का क्या हाल है? ये एरिया वॉल्यूम, जो एरिया भी भूल जाओ, वॉल्यूम पे फोकस करो। अच्छा ए वॉल्यूम से एम बढ़ रहा है, बढ़ रहा है। तो ये पॉजिटिव, और हाँ एम से बी, एम से वॉल्यूम बी घट रहा है, डिक्रीज वॉल्यूम। हो रहा है। तो हाँ डोमिनेट करने वाला किसका एरिया दिख रहा है? एम से बी। इसका मतलब जो वर्क डन होगा ये भी वाला वो लेस ओहो। देन 0। ये किताब नहीं बताएगा, ये मैं बता रहा हूँ। आराम से दिमाग में सेट कर लो। वॉल्यूम के ही हिसाब से देखना, वो हमेशा फायदेमंद रहेगा। हाँ। और टुकड़े कर दो, जहां तक एक कंटिन्यूटी है वहां अलग सोचो, जहां दूसरा कंटिन्यूटी है वहां अलग सोचो, और फिर बाद में इकट्ठा करो।
और फिर जो तुम जवाब दोगे उससे बेहतर दूसरा कोई जवाब दे ही नहीं सकता। अभी के लिए यहीं तक रखते हैं, अगले टर्न पे फर्स्ट लॉ के एप्लीकेशन की चर्चा करेंगे, लेकिन अभी इसमें बाकी है। एक बार पहले डीसी बताया जाएगा और फिर इन डीक्यू को एक बार और बताया जाएगा और फिर तीनों को मिला करके बताया जाएगा। और फिर हम अभी ये बताओ, ये फर्स्ट लॉ केवल एक प्रोसेस के लिए मैं सिखा रहा हूँ या कहीं भी अप्लाई कर सकते हैं? सर फर्स्ट लॉ तो कहीं भी एनर्जी कंजर्वेशन है, कहीं भी कर सकते हैं। इसीलिए ये खास बात है कि हम जो अभी थर्मोडायनामिक्स सीख रहे हैं इसमें हम प्रोसेस को कोई प्रायोरिटी नहीं दे रहे। हाँ, प्रोसेस साइड में बैठा रो रहा है या यार मुझे तो कोई देख नहीं रहा। अभी तुम सिर्फ और सिर्फ थर्मोडायनामिक्स की बात कर रहे हो। दुनिया का कोई भी क्वेश्चन होगा तो इस लॉ को उसे गवर्न करना ही करना है, इस लॉ को फॉलो करना ही करना है। ये लॉ उस पे डोमिनेट करेगा, आइडियल ये गैस यदि है तो। फर्स्ट लॉ क्या, डी क्यू बराबर डी यू प्लस डी डब्ल्यू। ठीक, कहानी कंटिन्यू। अभी के लिए इतना ही, और परसों का टाइमिंग मैं व्हाट्सअप कर दूंगा ना। पापा वाला जो नंबर है उसी पे या तुम्हारा कोई और नंबर है परसों? सर मेरा आप उसी पे कर दीजिएगा सर। हाँ, नहीं तो तुम मेरा नंबर ले लो और मुझे व्हाट्सअप कर दो, हाँ, जिससे कि मैं कम्युनिकेट बता दो। कर सकूँ। 9001541573 स्क्रीन पे चेक करो। 9001511573 15411571। ठीक है सर। बालक आराम से आराम से। 9001541573। ठीक है, हेलो व्हाट्सअप कर दो मुझे, मैं सेव कर लूंगा तुम्हारा नंबर। ठीक है सर। ठीक, और फिर मैं परसों का टाइमिंग तुम्हें पर्सनली व्हाट्सअप कर दूंगा। तब तक कुछ मत करो, केवल जितना अभी बताया है इसको दिमाग में बैठाने की कोशिश करो, और इसके बाद थर्मोडायनामिक्स तुम्हारे लिए सबसे आसान टॉपिक रहेगा, गारंटी। ठीक है सर। ठीक है, बाय बाय। बाय सर।